नवंबर का महीना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि पूरे शरीर में जैसे कंपन सी हो उठी। पेड़, खेत और खंभे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था। अरे भाई, बहुत ठंड है। ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांस थम सी गई है। सच में भाई, इस ठंड ने इंसान और जानवर सबको बराबर अपने भय में डाल दिया है। पता नहीं भाई अब क्या होगा। भाई, अब चलो अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर हम बाहर रुके रहे तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो मिलेगा। हाँ, मैं भी अब अपनी दुकान बंद कर देता हूँ, क्योंकि ठंड में अब कोई नहीं आने वाला। इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस दर्द भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर दुबक जाते। सभी गलियां सूनी हो जाती और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती। उस गांव में उस गांव में चंदन नाम का एक गरीब लोहारा रहता था। वह रोज सुबह बाजार चला जाता और बाजार में दुकान लगाता। लोहे का चीज बनाता था और अपने घर का गुजारा चलाता था। चंदन का जीवन कठिन था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह अपने परिवार का पेट भरता। अजी, आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ये ठंड और भी बढ़ती जा रही है। नवंबर का महीना तो अभी शुरू ही हुआ है और ठंड अभी से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब बताओ हम क्या करें? तुम सही कह रही हो सरला। ऐसी जानलेवा ठंड तो कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अलाव जला कर भी कांप रहे हैं। सुना है इस बार कड़ाकेदार ठंड पड़ने वाली है। पता नहीं सरला, आगे क्या होगा। हम तो किसी तरह खुद को संभाल लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो अभी बहुत छोटे हैं। इतनी जानलेवा ठंड और कड़कती हवाएं, ये सब वो कैसे सह पाएंगे? इस बारे में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। चलो, एक काम करते हैं। इस बार मैं कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लेता हूँ। इन पैसों से हम छत की मरम्मत करवा देंगे और इस टूटी खिड़की को भी बनवा देंगे। इसकी वजह से रात भर हमें ठंड में ठिठुरना पड़ता है। ठीक है जी, यही सही रहेगा। आप जाइए और कुछ पैसे ले आइए। अरे चंदन भाई, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। चंदन भाई, कृपया करके घर पर लोहे का हास्य बनाकर पहुंचा दीजिए। वैसे आप अभी कहाँ जा रहे थे? क्या बताऊं लखन भाई, देख रहे हो ना, ये ठंड जान लेने वाली है और सुना है पिछले से भी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसलिए लखन भाई, मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूँ कुछ पैसे उधार मांगने। अच्छा ठीक है चंदन भाई, जाइए, पर भूलना मत, जैसा भी हो किसी तरह हाथ से बनाकर घर पर पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह हाथ से बनाकर आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इतना कहकर चंदन उधर से निकल पड़ता है। चलते चलते वह मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी अपने मजदूरों को काम पर लगा रहे थे और चंदन सीधा उनके पास जाता है। मुखिया जी, क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? घर की मरम्मत करानी है। बहुत जगह से छत टूटी हुई है। ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ से लगती है और सुना है कि इस बार ठंड और ज्यादा कड़ाके की पड़ने वाली है। अरे अरे, चुप हो जा रे चंदन। मैं तुझे उधार नहीं दे सकता।
कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं सही समय पर आपको लौटा दूंगा। नहीं, मेरा पास तो पैसा है, लेकिन तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि तू लोहारी किसी तरह अपने पेट पालता है। मालिक, कृपा करिए, मुझ पर यकीन रखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मेहनत करके और हर संभव तरीका अपनाकर मैं पैसा लौटा दूंगा। बस अभी कुछ पैसे दे दीजिए। देख चंदन, तेरे जैसे दिन में कितना आता है, कितना जाता है। अगर मैं सबको देते फिरूं, तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मालिक, कृपा करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे चुप रह बदतमीज, मैंने तने कितनी बार कहा, ये फालतू बात करना बंद कर, चुपचाप यहाँ से चला जा। मालिक, कृपा करिए, मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ पैसा लौटा दूंगा। ओए, चुप कर, अब बहुत हो गया। जितनी इज्जत बची है उतनी रख ले। अब तेरी जुबान ज्यादा चली ना, तो याद रख, तेरे हाथ यहीं इसी जगह तुड़वा दूंगा, समझ आया? अब चुपचाप चला जा यहाँ से। चंदन अब पूरी तरह हार मान चुका था। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। दुखी मन और भारी कदमों के साथ वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। हे अल्लाह, हे अल्लाह, अब क्या होगा मेरा? मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब इस भयानक ठंड से ठिठुर रहे हैं। घर में ना आग जलाने के लिए लकड़ी है, ना तन ढकने के लिए कपड़ा। हे अल्लाह, अब मैं कैसे उनकी रक्षा करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा दे। चंदन बिना कुछ सोचे बेचारे सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। आज जंगल से लकड़ियां मिल गईं। कुछ हिस्सा मैं घर के लिए ले जाऊंगा, ताकि रात में पत्नी और बच्चों को आग जलाकर ठंड से बचा सकूं। बाकी आधी लकड़ियां मैं गांव में बेच दूंगा, ताकि उससे कुछ पैसा मिल जाए। अच्छा हुआ चंदन बेटा, तुम लकड़ियां लेकर आ गए हो। अब तो पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होगी। हाँ काकी, पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होने वाली है। अमीरों को तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, अच्छे कपड़े, खाना, घर की गर्मी, हर सुविधा उनके पास है। लेकिन हम गरीबों का क्या होगा? ठीक है काकी, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। शाम होने वाली है और ठंड और भी बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। इतना कहकर चंदन वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद चंदन भी अपने घर पहुंच जाता है। चंदन की पत्नी और उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे और आंखों में डर के साथ इंतजार झलक रहा था। क्या हुआ जी, आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? देख रहे हैं ना, ये ठंड कितनी भयानक होती जा रही है। देखिए हमारे बच्चों की हालत, कैसे ठंड में कांप रहे हैं। अरे क्या करूं सरला, मुखिया जी के पास गया था पैसे उधार मांगने, पर उन्होंने तो बिना सोचे समझे साफ मना कर दिया। अब क्या होगा जी? देखिए ना अपने बच्चों की हालत, ऐसे ठंड में तो ये बीमार पड़ जाएंगे। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मेरा भी सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन बच्चों का तो सोचिए, कैसे झेल रहे हैं ये सब। सरला, कुछ करना होगा। मुखिया ने पैसे नहीं दिए, पर मैं एक काम करूंगा। मैं कल सुबह ही जाऊंगा जंगल में। वहां पर कई सूखी लकड़ियां पड़ी होंगी, मैं उन्हें काट कर गांव में बेच दूंगा। जो पैसे आएंगे उससे राशन और अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी ले आऊंगा।